Hello everyone, this is Khushbu, and in this chapter polymer we have started the topic classification of polymer, and in this classification we have covered three type of classification, that is based on origin and source, and based on structure, and based on mode of polymerization. And in this video we will do the classification based on molecular forces. Okay. तो बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस वी हैव फोर टाइप ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग. ठीक है, वी विल डू वन बाय वन all these polymers. So first is elastomer. What is elastomer? So on the basis of molecular forces our first type of polymer is elastomer. देखो इलास्टोमर इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिसमें जो पॉलीमर चेन्स होती हैं, हमें पता है जैसे ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, मोनोमर है, मोनोमर है. मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्या देते हैं हमें? पॉलीमर की एक चेन देते हैं. इसी तरह से एक दूसरी चेन है पॉलीमर की, ऐसे ही थर्ड चेन है कोई पॉलीमर की जिसमें बहुत सारे मोनोमर, ये थ्री चेन्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो और हमें पता है कि जो दो चेन्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ती हैं? थ्रू द क्रॉस लिंक. क्रॉस लिंक का मतलब दो पॉलीमर चेन्स को जोड़ने वाली जो लिंकेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक. ठीक है, तो इलास्टोमर्स इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिनमें जो ये फोर्स होता है जिसके थ्रू दो पॉलीमर चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, वो फोर्स कैसा होता है? बहुत कम होता है, बिल्कुल वीकेस्ट होता है, बिल्कुल वीक होता है. ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस वाले पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं. क्लियर? तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? द पॉलीमर्स इन विच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. जिसमें इस तरह के पॉलीमर्स जिसमें जो पॉलीमर चेन्स हैं वो किस तरह से हेल्ड होती हैं? थ्रू द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. Such type of polymers are called elastomers. For example, vulcanized rubber, उस दिन भी तुम्हें बताया था. What is vulcanized rubber? अगर नॉर्मल नेचुरल रबड़ में किसकी मिक्सिंग कर दी जाए? सल्फर की मिक्सिंग कर दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइज्ड रबड़ बोलते हैं. ब्यूना एस, ब्यूना एन, इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या इनके स्ट्रक्चर हैं, क्या इनके यूजेस हैं. बस इतना ध्यान में रखना कि ये किसके एग्जांपल्स होते हैं? इलास्टोमर. इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, और हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं वो कौन सी नहीं होती हैं? वंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. तो इसका मतलब इसमें जो पॉलीमर चेन्स हैं वो आपस में जब जुड़ी हुई हैं, ये क्या है? क्रॉस लिंक्स हैं. तो ये जो क्रॉस लिंक है ये कौन सा फोर्स है? वंडरवॉल फोर्स है. ठीक है, दैट इज़ वाई ये कौन से फोर्सेस होते हैं? वीक फोर्सेस होते हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलास्टोमर्स में पॉलीमर चेन्स हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़ी होती हैं? थ्रू द वंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है, अब इनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं? बहुत वीक होते हैं. दैट इज़ वाई हम इनको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, हम इनको खींच सकते हैं. अगर इनके बीच के फोर्सेस वीक हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो हम इनको खींच ही नहीं पाएंगे. तो बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इनको इतना स्ट्रेच कर दें, क्योंकि देखो इतना वीक फोर्स होता है, अगर हम इनको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लिंकेज क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? ओवर अ रेंज क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं. लेकिन जब हम अपना फोर्स क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं. जब हम उसको एक बार स्ट्रेच किया, हमने अपना फोर्स क्या किया? अंडू किया, ख़त्म किया. वैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं. ठीक है, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को खींचो, ठीक है, उसको फिर छोड़ दो, फिर से वो किस में वापस आ जाती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है. ठीक है, तो वीक बाइंडिंग फोर्स होने की वजह से ही इनको क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. और जब हम अपना फोर्स रिलीज आउट करते हैं और ये जो पॉलीमर्स हैं दे कैन गेट देयर ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है? द वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच. ठीक है, तो जो वीक बाइंडिंग फोर्स है उसकी वजह से ही ये पॉलीमर क्या हो सकते हैं? स्ट्रेच हो सकते हैं. द क्रॉस लिंक हेल्प द पॉलीमर टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. जैसे हम अपना फोर्स खत्म करते हैं ये वापस किस में आ जाती हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं. तो इसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए हेल्प कौन करती हैं? क्रॉस लिंक. क्रॉस लिंक का मतलब जिनसे दो पॉलीमर्स चेन्स आपस में क्या थी? कंबाइन थी. ठीक है, व्हेन द फोर्स इज रिलीज, जब फोर्स को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है. तो किस तरह से होती है? ये एक इलास्टोमर है. इलास्टोमर में जो पॉलीमर चेन्स होते हैं, ये जो क्या है? ये जो दिखाई हुई हैं तुम्हें सारी, ये क्या है? पॉलीमर चेन्स हैं. जैसे एक पॉलीमर चेन दूसरे पॉलीमर चेन से कैसे जुड़ी हुई है? थ्रू द क्रॉस लिंक. ये देखो, ये जितने भी दिखाए हुए हैं ये हो गया.
ठीक है, ये हो गया, ये सारे क्या हैं, क्रॉस लिंक्स हैं, ठीक है। और ये जितनी भी जिगजैग चेन्स दिखाई हैं, ये सारी क्या है, पॉलीमर चेन्स हैं। तो जब तक हमने अपने इलास्टोमर के, अपने पॉलीमर की स्ट्रेचिंग नहीं की है, तब तक वो इस तरह से होती हैं, रैंडम फॉर्म में। रैंडम का मतलब जहाँ मर्जी वो होती हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में होती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी स्ट्रेचिंग होती है, जैसे उनको स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग की वजह से वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती हैं। जैसे पहले वो रैंडम थी ना, इधर उधर थी, जैसे ही हमने उसको खींचा, ये कैसी हो गई हैं, चेन स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। तो इसी रैंडम नेचर की वजह से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको रिलैक्स किया, रिलैक्स का मतलब जैसे ही अपना फोर्स रिलीज आउट किया, फिर से ये अपनी इस स्ट्रेच फॉर्म को छोड़कर फिर से किस में वापस आ जाती हैं, अपनी पहले वाली फॉर्म में ही वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको वापस आने में हेल्प कौन करता है, ये क्रॉस लिंक्स हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इलास्टोमर्स इस तरह के पॉलीमर्स हैं जो स्ट्रेचिंग से पहले रैंडमली अरेंज होते हैं। रैंडमली अरेंज होती हैं पॉलीमर चेन्स, जैसे ही उनको स्ट्रेच किया जाता है, वो पॉलीमर चेन्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रेटन अप हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। और जैसे ही फोर्स को रिलीज किया जाता है, वो फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स, इन विच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइबर्स। फाइबर, देखो इलास्टोमर्स क्या थे, जिनमें पॉलीमर चेन्स कौन से फोर्स से बाइंड थी, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स से बाइंड थी। लेकिन फाइबर्स इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिसमें पॉलीमर चेन्स आपस में बाइंड करती हैं, किसके थ्रू, थ्रू द स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आता है फाइबर, जैसे हमें पता है कपड़े की हम बात कर रहे हैं, क्लॉथिंग की ज़्यादा बात कर रहे हैं। फाइबर्स में क्लॉथिंग की बात होती है, नेट हो गया, नेट जिससे बनी होती है, रोप रस्सी जिससे बनी होती है, ठीक है, क्लॉथ्स जिससे बने होते हैं, तो उसके अंडर कौन आते हैं, फाइबर्स। तो उनमें किस तरह के पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, इस तरह के पॉलीमर्स जिनमें जो पॉलीमर चेन के बीच में क्रॉस लिंक्स हैं, वो किस तरह के फोर्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। द पॉलीमर्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसमें क्या होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो ये फाइबर्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। हमें पता है क्लॉथ्स में, रोप में, नेट में किस तरह के पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक, बिल्कुल पतले पतले धागे की तरह होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या, ज़्यादातर जो फाइबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर यूज़ किस में होते हैं, मेकिंग क्लॉथ्स, नेट्स एंड द रोप बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब इसमें हम बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, पहले वाले में हमने बात की वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स था, तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स वहाँ पर कौन था, वंडरवॉल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसके थ्रू दो पॉलीमर चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो पॉलीमर चेन्स है वो किसके थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल का मतलब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करे, नेगेटिव। पॉजिटिव डायपोल, डायपोल का मतलब उसकी जो चार्ज है, पॉजिटिव डायपोल किसको अट्रैक्ट करे, नेगेटिव डायपोल को अट्रैक्ट करे। या तो उसमें कैसी इंट्रैक्शन हो, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तब वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फाइबर्स की। जब दो पॉलीमर चेन्स आपस में किसके थ्रू जुड़ी हों, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू जुड़ी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। अब देखो इसमें पॉलीमर चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो क्या हम इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या हम इनको खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच के फोर्सेस कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनकी इलास्टिसिटी, दैट मीन्स इनकी जो खींचने की पावर है, इनको हम इनमें तो मतलब जो स्ट्रेचिंग पावर है इनकी कैसी होती है, लीस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से ही इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में कैसा लगता है, टाइम लगता है। दैट इज़ वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब लार्जर होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये थे फाइबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की बात करते हैं। अब जो ये थर्मोप्लास्टिक है और इससे नेक्स्ट आएगा एक थर्मोसेटिंग, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। अब हमें पता है इलास्टोमर्स में क्या होता है, फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, फाइबर्स में फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं,
ठीक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होते हैं, जो बीच के फोर्सेस हैं, पॉलीमर चेन जिस फोर्स के थ्रू जुड़ी होती हैं, दो पॉलीमर चेन आपस में जिस फोर्स के थ्रू जुड़ी होती हैं, ना ही वो इलास्टोमर की तरह वीक होते बिल्कुल, ना ही वो फाइबर की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है। तो वो किसके इंटरमीडिएट होते हैं, इलास्टोमर और जो हमने बात की थी इलास्टोमर और फाइबर्स के इंटरमीडिएट होते हैं, ना ही फाइबर्स की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ही इलास्टोमर्स की तरह बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो क्या होता है, पॉलीमर्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लाई बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स, जो कि किसके बीच में लाई करते हैं, इलास्टोमर्स एंड द फाइबर के बीच में लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। और ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल ही प्लास्टिक होता है। अब इसकी एक स्पेशलिटी है थर्मोप्लास्टिक की, कि थर्मोप्लास्टिक इस तरह की प्लास्टिक होती है जिसको हम बार बार मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उसको हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जैसे हम उसको कूल करेंगे वो फिर से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि थर्मोप्लास्टिक को हम जितनी मर्जी बार मेल्ट कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार कूल करके हम उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। वो अपनी मेल्ट करने पर, हीट करने पर वो अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब वो अपने बीच की बॉन्डिंग को, अपनी पॉलीमर चेन्स को, ठीक है, उनके बीच की बॉन्डिंग को चेंज नहीं करता है। मेल्ट किया, बीच के क्रॉस लिंक्स टूट गए, वो मेल्ट हो गए, ठीक है। जैसे ही जैसे उसको कूल किया, फिर से क्रॉस लिंक्स बन गए और फिर से वो कैसे हो गए, पहले वाली पोजीशन में वापस आ गए। जैसा वो पहले वाला सॉलिड था, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक सॉलिड लेके चले, उसको मेल्ट किया, वो मेल्ट हो गया, ठीक है। उसको फिर से जब कूल करेंगे ना तो वो पहले वाला सॉलिड ही बन जाता है बिल्कुल, ठीक है। पहले वाले से उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये काम थर्मोप्लास्टिक के केस में हम बहुत बार कर सकते हैं। जितनी मर्जी बार हम उसको मेल्ट कर सकते हैं हीट करने पर, और जितनी मर्जी बार कूल करने पर हम उसको फिर से सॉलिड बना सकते हैं, फिर से वो वही सेम उसी पोजीशन में वापस आ जाता है। इसमें कोई भी परमानेंट केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस तरह की प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने के लिए, टेलीविज़न केसेस बनाने के लिए, ठीक है, तो कवर्स बनाने के लिए, ठीक है, बकेट्स बनाने के लिए, ठीक है। प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक की एक स्पेशलिटी है, जितनी मर्जी बार उसको हीट करो, मेल्ट करो, कूल करो, फिर से हार्ड हो जाएगा और हम उसको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में हीट करने पर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। और ये किस तरह के पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। पढ़ा था हमने लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें एक स्ट्रेट चेन होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आप देखो रूम टेम्परेचर पर हमारी बकेट्स, चेयर्स, स्टूल्स ये मेल्ट तो नहीं कर जाते, तो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। लेकिन जब इनको हीटिंग दी जाती है तब ये क्या कर सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेल्ट कर जाएंगे तो हम इसको किसी दूसरी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ये फिर से पहले वाली प्लास्टिक की तरह प्लास्टिक में ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको ये रिजिड, ये लिखा हुआ है, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड अगेन रिजिड ऑन कूलिंग। क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग पर और फिर से हार्ड हो जाते हैं कूलिंग पर, ठीक है। दिस प्लास्टिक कैन बी मॉड्यूलेटेड इनटू टॉयज, बकेट्स एक्सेट्रा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम इनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं बहुत सारी थिंग्स में, डिफरेंट थिंग्स में प्लास्टिक्स की। अब एक वर्ड है इसी से रिलेटेड, प्लास्टिसाइजर्स। व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स। अब देखो कुछ ऐसे थर्मोप्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर सॉफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाते, बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाते। दैट इज़ वाई उसमें एक केमिकल ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से गर्म करने पर, हीटिंग करने पर वो जल्दी से क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाएं या मेल्ट हो जाएं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देयर आर सम प्लास्टिक्स विच डू नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग। वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं हीटिंग पर, कुछ ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स भी होते हैं। तो दैट इज़ वाई सॉफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाते कि हम उनको किसी दूसरी शेप में चेंज कर सकें, ठीक है। तो इसी वजह से कैन बी मेड सॉफ्ट, तो इस वजह से उनको सॉफ्ट बनाने के लिए, वर्केबल बनाने के लिए, उनको काम में लाने के लिए उनमें एडिशन किया जाता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। तो इनके एग्जांपल कर लेना, डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, डाई एन ऑक्टाइल थैलेट, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर की एक डेफिनेशन पढ़ लेना। ये इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक्स में ऐड किए जाते हैं ताकि उनको क्या किया जाए, हीटिंग करने पर सॉफ्ट बनाया जाए जल्दी से और उनको रीमोल्ड कर दिया जाए किसी दूसरी शेप में, ठीक है। तो आई थिंक थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया होगा कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना ही
इलास्टोमर्स की तरह बिल्कुल वीक होती हैं, ना ही फाइबर्स की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके इन दोनों के इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जो कि हीटिंग करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और कूल करने पर फिर से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इन ये काम हम मैनी टाइम्स कर सकते हैं, बार बार इनको मेल्ट कर सकते हैं, बार बार इनको ठंडा करने पर हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। और एक बार हार्ड बन गया, फिर से मेल्ट कर दो, फिर मेल्ट करके फिर से कूल कर दो, हार्ड बनाया, हार्ड करके फिर से मेल्ट। तो ये मैनी टाइम्स ये प्रोसेस क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। दैट इज़ वाई हम इनको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का डिफरेंस पूछा जाता है थर्मोसेटिंग के साथ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब जो थर्मोसेटिंग होता है वो हार्ड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, वो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब ना ही वो बिल्कुल लिक्विड होता है, ना ही वो बिल्कुल सॉलिड होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना, तो सेमी फ्लूइड होता है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज लगा लो या फिर थर्मोप्लास्टिक से एक डिफरेंस लगा लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार हीट कर सकते हैं, बार बार मेल्ट कर सकते हैं, और कूल करने पर बार बार हार्ड कर सकते हैं, इसके साथ हम वो काम नहीं कर सकते हैं। इसको ये देखो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। अगर हमने सेमी फ्लूइड को, उस सेमी फ्लूइड प्लास्टिक को एक बार गरम करके हमने उसको हीट करके हमने उसको मेल्ट कर दिया, सेमी फ्लूइड था ना वो, सेमी फ्लूइड का मतलब वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं था, लेकिन अगर हम गरम करके उसको क्या कर दिया, हमने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद अगर हम उसको कूल करेंगे और एक बार वो सॉलिड बन गया, तो जब वो सॉलिड एक बार बन गया ना, तो हम उसको दोबारा से रीमेल्ट नहीं कर सकते, और ना ही हम उस प्लास्टिक का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं कोई दूसरी थिंग बनाने के लिए। हम उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार मेल्ट हो गया, एक बार मेल्ट होके सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने के बाद जब उसको कूल कर दिया, एक बार हमने उसको जिस शेप में डाल दिया तो डाल दिया, हम दोबारा से उस सॉलिड फॉर्म को गरम करके ना तो मेल्ट कर सकते हैं, ना ही वो हम उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में यही फ़र्क होता है। थर्मो प्लास्टिक को मेल्ट कर सकते हैं मैनी टाइम्स, हार्ड बना सकते हैं मैनी टाइम्स, ठीक है, ऑन कूलिंग, ठीक है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग की बात करें, ये सेमी फ्लूइड होते हैं, लेकिन अगर एक बार हीट करके इनको लिक्विड बना दिया, इनको मेल्ट कर दिया, और एक बार कूल करके इनको फिर हार्ड बना दिया, तो ये दोबारा से रीमेल्ट नहीं, ये काम सिर्फ एक बार हो सकता है थर्मोसेटिंग के साथ, ठीक है। तो हम दोबारा से उनको रीमेल्ट नहीं कर सकते और इसको किसी दूसरी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार गर्म कर दिया, गर्म करने पर जब हमने उसको हार्ड बना दिया, हार्ड करने से ये कौन से स्ट्रक्चर में चेंज, ये जो सेमी फ्लूइड है ये कौन से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। हाईली किया था ना हमने, हाईली क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, हाईली क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर का मतलब उसमें क्रॉस लिंक्स कैसी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्रॉस लिंक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक बार ये हार्ड हो गया, दोबारा से हम उसको मेल्ट नहीं कर पाते हैं, और ये परमानेंट का मतलब ये अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर लेता है। अगर हम मान लो एक बार ये हार्ड हो गया, अगर हम उसको दोबारा मेल्ट करेंगे ना, तो ये पहले वाला सॉलिड नहीं रहेगा, ये कोई दूसरा सॉलिड बन जाएगा जिसमें बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्रॉस लिंक्स कैसी हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब थर्मोसेटिंग एक जो थर्मोसेटिंग है वो एक परमानेंट केमिकल कॉम्पोजिशन में चला जाता है, परमानेंट चेंज हो जाता है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, जैसे वो बना था पहले। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में कोई भी परमानेंट केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता है। उसको मेल्ट किया, कूल किया, हार्ड बना, वो फिर से पहले वाला सॉलिड ही बन जाता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पहले वाले सॉलिड के जैसी ही होती है। तो उसमें ये काम बार बार कर सकते हैं। तो इसको अगर हमने एक बार मेल्ट कर दिया, एक बार हार्ड बना दिया, सॉलिड बना दिया, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, इनफ्यूजिबल हो जाता है और इनसोल्यूबल मास बन जाता है। इनसोल्यूबल मास का मतलब ना ही वो कहीं पर, ना ही वो किसी चीज़ में डिज़ोल्व होगा, ना ही वो मेल्ट होगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, हम उसको फिर से रीमेल्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा नहीं होता, लो ही होता है,
ठीक है। अब जो ये हार्डनेस आ रही है हीटिंग करने पर, हीटिंग करके सॉफ्ट हुआ, कूल करने पर फिर से हार्ड हुआ, तो ये जो ये हार्डनेस आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है? एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग की वजह से। बता ही दिया मैंने तुम्हें, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक होने की वजह से, क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से, उसकी वजह से ये कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? कैसा सॉलिड बन जाता है? ये कूल करने पर 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस 3D स्ट्रक्चर को फिर से मेल्ट करना कैसा हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट एंड द यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ तुम्हें इनके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर 4 हैं। इलास्टोमर्स, जिसमें बिल्कुल वीकेस्ट फोर्स होता है पॉलीमर चेन्स के बीच में, और फाइबर्स जिसमें बिल्कुल स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है पॉलीमर चेन्स के बीच में। थर्मोप्लास्टिक, जिसमें मोलिकुलर फोर्स इंटरमीडिएट होता है किसके? इलास्टोमर्स और द फाइबर्स। और थर्मोसेटिंग सबसे अलग है इनमें, सेमी फ्लूइड होता है, और जिसको एक बार हमने मेल्ट किया और उसको हार्ड बना दिया, हम उसको फिर से मेल्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड थर्मोप्लास्टिक को हम मैनी टाइम्स क्या कर सकते हैं? मेल्ट कर सकते हैं, हार्ड बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कोई भी परमानेंट केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं जाता है, और ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग गर्म करने पर, कूल करने पर जब वो सॉलिड बन जाता है वो 3D हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और वो एक परमानेंट केमिकल कॉम्पोजिशन में, मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।